जय हिंद। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर जो पेपर अपलोड किए थे उसका सॉल्यूशन भेजिए। उस सॉल्यूशन भेजने में बहुत टाइम लग रहा है और हमारा 2 से 3 दिन बचे हुए एग्ज़ाम, यानी कि 1-2 दिन बचे हुए एग्ज़ाम। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड था, तो इसलिए हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन हम लाया और बहुत ही आसान भाषा में लेकर आया। बहुत ही आसान भाषा में बोला जाए कि तो बहुत नॉर्मल तरीके से हम अभी दिखाएंगे, बहुत मतलब हम अभी बताते जाएंगे, याद होता जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, ये और जानते हैं आप लोग बोर्ड बार बार मिलता नहीं है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम बार बार आप दे नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो एक बार मार्कशीट बन जाएगा दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चा लोग आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने बता दिया था पहले से, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो 80 से 85% आपका डन हो जाएगा। 80 से 85% आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो आप लोग लापरवाही ना करिए। चलिए देखिए, जो पेपर मॉडल यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें देखते हैं। ठीक है, उसमें का देखिए, आपको जो बहुविकल्पी क्वेश्चन था हमने उसको कंप्लीट कर दिया था। जिसका बहुविकल्पी, चाहे वो क्या बोलते हैं कि खंड ख का हो, चाहे खंड ख का हो, चाहे खंड ग का हो, मैंने बहुविकल्पी कंप्लीट कर दिया था। बस अब करना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बचा हुआ था। देखिए जैसे खंड क में देखिए सेकंड नंबर पे क्या था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, समझाइए। देखिए बहुत आसान भाषा में याद करवाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र द्वारा, किसके द्वारा, मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नहीं याद हुआ, याद हो जाएगा। देखिए, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि नेत्र का जो समंजन क्षमता कहते हैं। ये याद हो जाना चाहिए, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए अथवा विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। हम जानते हैं विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा एम्पियर है, तो एम्पियर का परिभाषा दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कह रहे हैं यदि किसी परिपथ में, क्या बोलेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ का मान 1 एम्पियर होगा। उस परिपथ का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। भैया दिक्कत नहीं होना चाहिए, को बहुत नॉर्मल दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला ग क्वेश्चन क्या है, ग क्वेश्चन दिया गया था वायु में प्रकाश की चाल, क्या दिया गया था, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। कितना दिया है, 1.5। देखिए हम लगाते हैं, देखिए लिख देते हैं, चूंकि दिया है, चूंकि क्या है भैया, दिया है। देखिए थोड़ा सा, चूंकि दिया है, क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल, विनो हम जानते भी हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कह रहे हैं वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। देखेंगे, देखो यहाँ पर दिया है अपवर्तनांक 1 पॉइंट कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 1.5 दिया है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं भैया, देखिए चूंकि माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर एक जीरो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखो ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया कितना, 15। 15 × 15, 15 दूना 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर होता है C/V। क्या होता है, C/V। हमको क्या चाहिए, V चाहिए, तो हम V को इधर भेज देते हैं और N को इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा CY कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, C का वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब बटे N का वैल्यू 1 पॉइंट कितना दे दिया, 5। देखिए सेम हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 बटे कितना, 15 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 का 15, 15 दूना 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सेम आंसर है। ठीक है, देखिए डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ आप लोगों को हम ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं और आप जानते भी हैं। ठीक है, खाली मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण समझाइए। देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो लिखा गया है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके साथ साथ निकट दृष्टि दोष को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, क्या कह रहे हैं, कह रहा है दूरदृष्टि दोष। देखिए कह रहा है इस दोष से पीड़ित, क्या कह रहा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये याद करना, जो दोष रहेगा
कह रहे वो आपको दिखाई देगा। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अगर निकट दृष्टि दोष होता तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये डायग्राम भी बना दिया गया है। ठीक है कि यहाँ से क्या है निकट बिंदु, यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा प्रतिबिंब। देखो हम जानते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। देखो ये रेटिना बनकर उसके आगे जाकर क्या हो जाता है, बन जाता है। इसलिए देखो लिखा गया था रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब, ये आपका रेटिना है। ठीक है, इसी कारण क्या हो जाता है, हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए देखिए कारण, इसका कारण क्या होता है, नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। इसका कारण क्या होता है, नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या कह रहा है, नेत्र की मांसपेशियों को क्षीण हो जाना। क्या कह रहा है, नेत्र की मांसपेशियों के क्या हो जाना, क्षीण हो जाना। मतलब सॉरी देखिए कह रहा है नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हो गया। देखिए कह रहा है इसका निवारण, कारण हो गया निकट दृष्टि दोष का, क्या निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोष मैंने बताया, दो को दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दूर दृष्टि दोष का कारण हो गया, निवारण देखिए कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो गया है तो याद करना, यानी कि उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। अब पास की वस्तु जानते हैं वो लगभग नियर अबाउट कितना 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा देखिए हम डिटेल्स में नहीं समझा पाएंगे, बिकॉज देखिए हमको पेपर को सॉल्व करवाना है। अगर हम समझाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, जिससे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होना चाहिए, उत्तल लेंस लगा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अथवा करके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि हमको एफ पूछ रहा है। पहले देखें क्या दे रहा है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। देखो हम जानते हैं दर्पण से वस्तु दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू लिख देते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ सुनिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, देखिए हम देख देते हैं, सुनिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चूंकि दिया है, चूंकि क्या है भैया, दिया है, क्या दिया है, यू बराबर 26 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब जो है, कह रहे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह उसकी क्या कह रहा है, दूरी से क्या है, आधी है। आधी कह रहा है, यानी कि देखो 26 चाहिए बटे 2 कर देते हैं तो कर देंगे कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह बराबर क्या हो रहा है, पूछा देखो यहाँ पर लिखा गया प्रतिबिंब जो है वस्तु की क्या है, आधी है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, चूंकि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f है तो 1/f लिखा, 1/v, v के प्लेस पर मैंने क्या लिखा 13, प्लस है तो प्लस लिखा, 1/u के प्लेस पर -26 सेंटीमीटर -26 सेंटीमीटर लिखा, 1/f है तो 1/f इक्वल है तो इक्वल 1/ कितना है 13, मतलब 1/13 1/13, ये प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहे 1/26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/f, देखिए इसका लसा लेंगे 26 आएगा, 13 दूना 26, 2 1 का 2, माइनस है तो माइनस, 26 का 26, 1 1 का 1। इसको मैंने सॉल्व पहले कर दिया था जाके टाइम आपको न लगे। ठीक है, नहीं समझाएंगे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है। देखिए 1/f बराबर घटा देंगे 2 में से 1 जाएगा 1 और बटे कितना 26, 1/26। देखिए जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो देखो कितना होगा, f बराबर कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो f का मान होगा, जो उसकी फोकस दूरी होगी वो कितना होगा, 26 सेंटीमीटर होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए आपको मालूम है इसमें तो 2 में से किसी एक को करना है, हमने 2 सॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों सॉल्व कर दिया, अब वो आपको ऊपर जिम्मेदारी है कि कौन सही होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। ख क्या कह रहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ख कह रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा इसके नियमों को उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, इसका एक वीडियो भी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो हमारा हेडिंग है, क्या हेडिंग है भैया, देखिए प्रकाश का क्या लिखा गया है, परावर्तन। क्या लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए डिफिनेशन बहुत आराम है, यानी कि बहुत सरल है। देखते हैं, जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि जो परावर्तन होता है, परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है लौटना।
परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लौटना। और लौटेगा कब? जब किसी चीज़ से टकराएगा तब। और यहाँ पर भैया लौट है, लाइट है, ये चिकन या चमकदार पृष्ठ रहता है, ठीक है। देखिए कह रहा है अब इसमें बोला गया था कि इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए लिख दिए हैं, इसके निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। दिखा देते हैं आपको दोनों नियम, ठीक है। देखिए इसके 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये हो गया आपका प्रथम नियम, ये हो गया आपका द्वितीय नियम। प्रथम नियम में क्या कह रहा है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। राजा देखिए आपको ये डायग्राम आपको याद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता था भैया? ये M1 होता था, M2 होता था, ये हमारा क्या होता था? दर्पण। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आती थी और दर्पण से टकरा कर सीधी क्या हो जाती? चली जाती थी। यहाँ पर क्या होता था? अभिलंब होता था। ये होता था आपतित किरण, ये होता था परावर्तित किरण, ये क्या होता था? अभिलंब। तो यही बोला ना, आपतित किरण इसमें बोलते हैं ना आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों बोलना जरूरी होगा कि तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कोई दिक्कत? पहला नियम परावर्तन का नहीं। चलिए आगे देखिए, कह रहे द्वितीय नियम, कह रहे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। अर्थात कोण आई बराबर कोण क्या कह रहा है? आर। यानी कि जो ये कोण होता है, कोण आई बराबर कोण क्या होता है? आर। अगर कोण आई बराबर आपको दे दिया है कि बच्चा कोण आई बराबर 60 सेंटीमीटर, तो बताइए कोण आर बराबर कितना होगा? तो ये भी कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कोई दिक्कत आपको? नहीं। चलिए देखिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चलिए देखिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपका हो गया। अगर ये ना आए तो अथवा करके देखो, एक क्वेश्चन और दे दिया गया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्र में ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है लघु 3 क्वेश्चन, उसमें से 4 देता है, 4 में से 2 करना है। यानी कि क और ख देता है, क में 2 होता है, उसमें से 1 करना होता है, ख में भी 2 होता है, उसमें से 1 करना है। जैसे इसमें देखो 2 दृष्टि दोष और 1 न्यूमेरिकल दिया गया था। अब यहाँ पर देखो प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम दिया गया था। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अथवा 1 न्यूमेरिकल को भी लगा सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया गया है? कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ में सुनिए, परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। यानी कि मतलब क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस, यानी कि हमको प्रतिरोध पूछ रहा है। और कौन सा प्रतिरोध? परिणामी प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पर जितने भी वायरिंग्स हुए हैं, यानी कि जो भी परिपथ है, देखो यहाँ वाला जो देखेंगे ना, ये दिखेंगे आपका। देखो ना, आपको बताया गया था इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, फिर इसका क्या हो जाएगा? पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा, ऐसे वाला बताया गया था ना। ये समांतर क्रम में होते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। देखिए अथवा ध्यान दीजिएगा, सेम देखो डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो 2 ओम 3 ओम 4 ओम के जितने प्रतिरोध हैं, ये देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़े। देखिए इसलिए मैंने लिख दिया, चूंकि ध्यान दीजिएगा 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम ध्यान दीजिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यानी कि जो ये प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अतः इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि आपको मालूम है इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। तो जोड़ देंगे तो R1 का वैल्यू कितना दिया? 2, R3 का वैल्यू कितना दिया है? 3, और सॉरी R2 का वैल्यू 3 दिया है, और R4 का वैल्यू कितना दिया? 4। तो अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी कि अगर इसको हम पहला और इसको दूसरा मानेंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 ओम। क्या कोई दिक्कत भैया? नहीं ना। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, तथा जो 9 ओम है, देखो अब ये भी 9 ओम हो गया, ये टोटली 9 ओम और ये 9 ओम है। इसलिए कह रहे हैं 9 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में। यानी कि देखा इसका पहला सिरा देखो यहाँ से जाकर यहाँ खत्म हुआ है, इसका पहला सिरा यहाँ से जाकर यहाँ खत्म हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको बताया गया था ये पहला दूसरा होता था तो समांतर हो जाता था। अब ये क्या है? श्रेणी, सॉरी और श्रेणी हो जाता था, ये क्या हो गया? समांतर, ठीक है। कह रहा है कि 9 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, तुल्य प्रतिरोध हम समांतर में जानते हैं बटे में होता है। 1/R बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम समझा देते हैं, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1 कितना? R2। अगर और देखो 2 ही है तो ठीक है, अगर और होता तो 1/R3 ले जाता, 2 है 2, तो देखो 1/R तो 1/R 1 कितना? 9। ये 9 कहाँ से मालूम है? R1 का वैल्यू कितना आ गया? 9 प्लस R2 वैल्यू देखो ये वाला जो है, ये वाला आपका कितना हो गया? 9 हो गया। देखिए लॉस लेंगे तो कितना होगा? 9, जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। यानी कि 1/R बराबर 2/9। इसको हम उलट देते हैं, यानी कि उल्टेंगे तो राजा देखिए R तो सीधा हो जाएगा, ए देखो 9 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 2 कितना हो गया? 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 9 कितना हो गया? 2। क्या कोई दिक्कत? नहीं। अब हम भाग देंगे तो R बराबर हो जाएगा, देखिए 9 का आधा कितना हो जाएगा?
4.5 यानी कि 4.5 और क्या है प्रतिरोध, ये क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए आप लोग ऑलरेडी इसको साल भर तक आप लोगों ने खूब मेहनत से पढ़ा था, यहाँ पर मुझे खाली हिंट देना पड़ेगा, ले लीजिएगा ठीक है। बाकी अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपको देंगे। और बाकी कमेंट बॉक्स में आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे भी आप हेल्प ले सकते हैं ठीक है, समथिंग प्रॉब्लम। और पेपर में घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर घबराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है। जो आ रहा है उसको करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसके लिए हम कोई टेंशन नहीं, उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, यह याद करिएगा आप सब ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन जो है वो दीर्घ है, वो क्या है दीर्घ। इसमें देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 2 दिए होंगे, 2 ही प्रश्न होगा और 7-7 नंबर का होगा ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 होगा जिसमें से 1 करना होगा आपका ठीक है। देखिए पहला कह रहा है दीर्घ में क्या कह रहा है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, सचित वर्णन करिए। ध्यान दीजिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, सचित वर्णन करिए। सचित यानी कि चित्र के साथ वर्णन करिए। देखिए हम देखते हैं क्या है ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए कह रहा है विद्युत मोटर, देखो हम विद्युत मोटर यहाँ पर लिख दिए हैं ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, जो विद्युत मोटर है वो क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कि आपको मालूम है जो मोटर, यानी कि जैसे हम जनरेटर का एग्जांपल ले लें तो देखो जनरेटर क्या होता है, वो तो यांत्रिक ऊर्जा है, यानी कि वो मशीन है, यानी कि मैकेनिक ऊर्जा है ना, मैकेनिक एनर्जी है। वो क्या करता है, अपने मैकेनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, यानी कि देखो शादी भी हम देखते हैं हम लोग कि जनरेटर जब चलता है तो रोड लाइट वगैरह से लेकर जितने भी लाइटिंग की व्यवस्था सब जनरेटर भी चलते हैं ना, तो इसलिए जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। राजा देखिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके पेपर में 7 नंबर कह रहा है, याद करना, इसको हल्के मत लीजिएगा, 7 नंबर का है। और ये जान लेना कि डन है, आएगा, ये आएगा पक्का आएगा, इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा ठीक है। देखिए कह रहा है ये तो हमारा क्या होगा, डिफिनेशन हो गया। इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली को, ध्यान दीजिएगा किसको कह रहा है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम काफ़ी टाइम तक समझाएंगे तो बड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो ठीक है, ये आप जान लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के समझ जाइएगा। देखिए इसकी संरचना क्या कह रहा है, संरचना में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा जो विद्युत मोटर है उसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। देखिए बहुत सरल है, हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक, पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक। ध्यान दीजिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक। ध्यान दीजिएगा देखो इसका परिभाषा, कह रहा है यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। कौन, जो क्षेत्र चुंबक है यह एक शक्तिशाली क्या होता है, चुंबक होता है, जिसके ध्रुव N व S होते हैं। जिसके ध्रुव क्या होते हैं, N व S। ध्यान दीजिएगा देखो हम डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए कह रहा है यह क्या होते हैं, शक्तिशाली चुंबक होता है और इनके ध्रुव क्या होते हैं, N व S होते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम है ठीक है, इसको हम अलग पेज पर बनाए समझाने के लिए। देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, आर्मेचर। क्या कह रहा है, आर्मेचर। ध्यान दीजिएगा कह रहा है यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। कौन, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, जिसे तांबे के अचालक, ध्यान दीजिएगा, जिसे तांबे के अचालक तारों के सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर, किस पर, कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। क्या कर कर, लपेट कर क्या हो जाता है, बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं आगे, यह चुंबक के ध्रुवों को बीच क्या होता है, घूमता रहता है। यानी कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में क्या होने लगता है, ये घूमने लगता है ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, ये तो 2 हो गया। अगला नंबर, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, विभक्त वलय। क्या कह रहा है, विभक्त वलय। देखिए एक होता है सर्पी वलय, सर्पी वलय इसमें कोई जरूरत नहीं है ठीक है, इसमें विभक्त वलय है ठीक है। ये विभक्त वलय, बी से विद्युत मोटर, बी से विभक्त वलय ठीक है। बहुत सारे बच्चे विद्युत मोटर में क्या करते हैं, सर्पी वलय लिख देते हैं, तो सर्पी वलय गलत हो जाएगा ठीक है। जो जिसमें का उसी में लिखेंगे ना। चलिए देखिए बी से विद्युत मोटर और बी से क्या हो जाएगा, विभक्त वलय, सर्पी वलय नहीं करेंगे ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है। कौन, विभक्त वलय, जो 2 अलग अलग वलयों में जुड़े रहते हैं, जो अलग अलग क्या रहते हैं, वलयों में जुड़े रहते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर जो है लास्ट 3 तो हो गया, चौथे नंबर पे क्या कह रहा है, ब्रूस यानी कि ब्रश। कह रहा है ये कार्बन धातु की बनी, यह कार्बन धातु की बनी 2 पट्टियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते रहते हैं। ये
ध्यान दीजिएगा, विभक्त वाले स्पर्श करते रहते हैं। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करता है तथा दूसरे ब्रुश से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक ब्रुश से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो लिखा गया है, एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करता है तथा दूसरे ब्रुश से क्या हो जाता है, वह बाहर निकल जाता है। क्या आपको भैया कोई दिक्कत नहीं? चलिए आ जाओ, हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग क्या होता है। विद्युत मोटर का उपयोग कर रहा है, विद्युत मोटर का उपयोग जो है कर रहा है बिजली के उपकरण, यानी कि जो विद्युत इलेक्ट्रिक का जितने उपकरण है उसमें उपयोग किया जाता है। कह रहा है जल पंप, हम जल पंप में यूज करते हैं। कह रहा है आटा चक्की में करते हैं। कह रहा है कि बड़ी बड़ी मशीनें, यानी कि बड़े बड़े मशीनों में, कह रहा है विद्युत पंखों में आदि को चलाने के लिए हम विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। कोई पूछेगा आपको विद्युत मोटर क्या उपयोग है, तो विद्युत मोटर का उपयोग क्या है, जल पंप चलाने के लिए, विद्युत के यानी कि बिजली के उपकरण को, आटा चक्की, बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, अथवा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है राजा, ध्यान दीजिएगा, अथवा कह रहा है विद्युत मोटर नहीं आ रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। किसको? स्नेल के नियम समझाइए तथा इसके आधार पर 1n2, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 1n2 × 2n1 बराबर 1, इसे सिद्ध करना है। देखिए बहुत आराम से सिद्ध करते हैं, बहुत सरल भाषा में, ठीक है। देखिए पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, ये देखिए स्नेल का नियम आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है 2 ही नंबर में पूछ ले, 7 नंबर में। ये प्रूव करने के लिए ना बोले, ये जो प्रूव किए हैं प्रूव करने के लिए ना बोले, वो डायरेक्टली बोल दे स्नेल का नियम क्या होता है समझाइए, तो ठीक है। देखिए उसके लिए भी आपका परिभाषा ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, क्या कह रहा है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या कह रहा है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए स्नेल का नियम से इसको प्रूव करें, हालांकि स्नेल का नियम यही है। देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन लिखा है, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। ये जो हमारा साइन है, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जा। जबकि जो आई लिखा है, I4 होता है बच्चों आपतन कोण। क्या होता है, आपतन, ध्यान दीजिएगा, आपतन, और क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है। और साइन आर जो लिखा है, R4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम होगा, बस वो क्या आपतन कोण था, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन I बटे साइन R बराबर, देखो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे में जा रहे हैं तो 1n2, ये पहले का माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम 1n2। चलिए तथा देखिए अगर मान लो दूसरे से हम पहले में जा रहे हैं तो साइन आर बटे साइन आई, क्योंकि यहाँ इधर से जाएंगे ना भैया, उत्क्रमणिता अगर पढ़ेंगे, इधर से आ रहे हैं साइन आई बटे साइन आर, इधर से जाएंगे साइन आर बटे साइन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखो पहले से आए थे तो 1n2, दूसरे के जा रहे हैं तो 2n1। इसे माने थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए लिख दिया गया है समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण जो 1 है उसका भाग समीकरण 2, सॉरी जो समीकरण 1 है उसका गुणा क्या करना है, समीकरण 2 में करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है बराबर के हर का गुणा करते हैं, बराबर को हर गुणा करते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर, क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं, गुणा का निशान लगाए क्योंकि गुणा करना था। कह रहा है दूसरे नंबर क्या है, साइन आर बटे साइन आई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए, ध्यान दीजिएगा, पहला था तो 1n2 गुणे 2n1। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो साइन आई ऊपर, सॉरी साइन आर ऊपर और साइन आर नीचे कट गया, साइन आई नीचे साइन आर ऊपर, ये कट गया, यहाँ सब कट जाएगा तो एक एक बचेगा, एक का गुणा करेंगे तो केवल क्या आएगा, 1, यानी कि हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए 1 इज इक्वल टू, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर हो जाए 1n2 गुणे 2n1। क्या कोई आपको दिक्कत नहीं? इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको बगल में लिखकर समझा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं राजा ना 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना 1, और चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 है, 1 लिख देते हैं, ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जा क्या करेगा, भाग करेगा, तो हो जाएगा 2n1। ये हमारा क्या प्रूफ, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना था, खाली सिद्ध हमको यही करना था, ये क्या किसको सिद्ध करना था, ध्यान दीजिएगा किसको सिद्ध करना था। देखिए
ये इसको सिद्ध करना था, ये हम क्या कर दिए, इसको सिद्ध कर दिए। क्या कोई आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा देखिए अब खत्म हो गया, यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में देखिए बहुत आसान से कंप्लीट हो गया। आपको बता दिया गया था कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स आपके 25 नंबर का आते हैं, 25 नंबर का कंप्लीट। ये तैयारी कर लेंगे तो राजा, मैंने आपको कितनी बार मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे तैयारी कर लेंगे तो ये मान लेना कि 80 से 85% इसी में डन हो जाएगा, 80 से 85%। और अगर मॉडल पेपर जो आ रहेगा आप लोगों के पास, यानी कि जो बोर्ड का पेपर मिलेगा, संजोग से अगर पूरा यही ऐसा ही दे दिया तो सोच लीजिए 100% भी हो जाएगा। अभी तो हम 80-85% अनुमानित कर रहे हैं, इसलिए राजा इसको पढ़ाई करिएगा। इसको हल्के में लेकर अगर आप छोड़ देते हैं तो ये याद करना कि बड़ा पछताओगे आप सब, ठीक है। इसलिए बार बार मौका नहीं मिलेगा। चलिए देखिए ये हमारा खंड क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं खंड ख के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, अब हम देखते हैं खंड ख के बारे में, ठीक है। देखते हैं खंड, चलिए देखिए हम देखते हैं खंड का क्या है, ठीक है। देखिए खंड खा में जो है ये तो बहुविकल्पी था, ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। चलिए आते अति लघु उत्तरी पास, ठीक है। देखिए अति लघु उत्तरी क्या कह रहा है खंड ख में, पहले नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है। क्या पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम। देखिए बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इसको जबरदस्त पढ़ेंगे। देखिए हम इसको लिख भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे आधुनिक आवर्त सारणी के नियम, कह रहे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती क्या होते हैं, फलन होते हैं। जाएगा हम थोड़ा तेज चलते हैं, नहीं वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखो यहाँ पर इम्प्लाइज डेट करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा गया है। देखिए जो मोसले थे उन्होंने सन 1913 में मेंडलीव के आवर्त जो नियम में संशोधित करके आवर्त क्या आधुनिक आवर्त नियम दिया था। आधुनिक आवर्त नियम को देने वाले कौन थे, मोसले थे। कब दिए थे, सन 1913 में। जो मेंडलीव थे उनके आवर्त नियम को संशोधित करते उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम को दिया था। क्या कोई आपको दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखिए। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर। देखिए बहुत सरल लिखा गया है, ठीक है। देखिए इधर मैंने लिख दिया निस्तापन और इधर क्या लिख दिया, भर्जन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए निस्तापन में पहला नंबर, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि जो निस्तापन है ये केवल यानी कि प्रायः यानी कि अक्सर करके कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए लेकिन जो भर्जन है कह रहे यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। सोचो ये कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है और ये सल्फाइड अयस्क के लिए, ये देखिएगा मतलब भर्जन सल्फाइड, निस्तापन कार्बोनेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, कह रहा दूसरा, कह रहा है इसमें अयस्क को सीमित, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि एक निश्चित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। लेकिन जो भर्जन है कह रहे इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें कोई सीमित नहीं है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पक्का, ठीक है। आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए, कह रहे तीसरा नंबर, कह रहा है इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। किस विधि से, निस्तापन से। निस्तापन विधि से अयस्कों का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। लेकिन देखिए भर्जन कह रहा है इस विधि से अयस्कों का ऑक्सीकृत होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकृत किससे होता है, भर्जन में होता है, और निर्जलीकरण किस में होता है, निस्तापन में होता है। क्या कोई दिक्कत आपको नहीं। देखिए अंतर पूछा था, हमने 3 अंतर लिख दिया, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि नंबर के हिसाब से हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर 2 नंबर का रहेगा तो हम लोग एक ही लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन 4 नंबर देगा तो हमको लिखना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। नंबर के हिसाब से लिखेंगे। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन है और हम क्या कर रहे हैं उसको लिख ना रहे हैं, 1 पन्ना तक भर ना रहे हैं, और आगे पता चल रहा है हमारे पास टाइम ही नहीं है। बच्चों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आपको आएगा सबसे पहले वो क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा उसको छोड़ते जाएंगे, हम उसको बाद में करेंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। नहीं, जो नहीं आ रहा है अगर हम उसी के पीछे लपटिया जाएंगे तो जो आ रहा है वो भी नहीं कर पाएंगे, तो टाइम दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टाइम का इंपॉर्टेंस दीजिएगा, यानी कि टाइम का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है पीएच मान की परिभाषा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पीएच मान की परिभाषा दीजिएगा, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ग नंबर पर हम देखो, ग नंबर पर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा हमको। देखिए ग नंबर पर हमको दिया गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों की नहीं, ध्यान दीजिएगा। ग नंबर पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ग नंबर पे क्या कह रहा है कि पीएच मान, देखो हमने हेडिंग क्या डाल दिया, पीएच मान। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक के सांद्रण को पीएच मान कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता, देखो अतः का रेस क्या संबंध है, हाइड्रोजन यानी कि पीएच का जो हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध वो दिखा दिया। देखो पीएच बराबर होता है -log H + आयन, यानी कि
हाइड्रोजन आयन के, ये प्लस है आयन, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था, इसके ऊपर एक वीडियो बन चुका है, प्लस उसका न्यूमेरिकल। देखिए इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है कि इसका पीएच मान का, तो इसलिए इसका न्यूमेरिकल और प्लस न्यूमेरिकल प्लस इसका थियरी जो है पीएच मान, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका एक वीडियो और है, उसको देख लीजिएगा। आज एक दो दिन का और टाइम है, यानी कि आज भर का और टाइम है। अगर आप लोग जितना जल्दी देखो, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। जो पीएच मान है उसका वो वीडियो जो है 20-25 मिनट का है, अगर उसको देख लेंगे पीएच मान का, तो याद करना पीएच मान कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें पूरी डिफिनेशन से लेकर न्यूमेरिकल तक को मैंने बहुत ही जबरदस्त दिया था, एकदम ट्रिक के साथ दिया था, देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। फार्मूला जितने भी हैं, फार्मूला से लेकर सूत्र जो 2-3 था, तो मैंने सब दे दिया, ठीक है। चलिए देखिए हम आ जाते हैं आगे के पास। देखिए आगे क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए हम चलते हैं आगे के पास, एक ग हो गया। चलिए देखिए हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा क्या हो गया था, ग हो गया था। देखिए थोड़ा सा ये तो कंप्लीट हो गया। आगे देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा पीएच मान वाला हो गया। अगला नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए हम बता रहे हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए किधर गया, यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि वे रासायनिक समीकरण, क्या कह रहा है, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद समान यानी कि बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि बच्चों जैसे हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, अगर उसका उत्पाद और अभिकारक, नहीं समझे आप लोग अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे देखिए हम ऐसे कर देते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं Na प्लस और प्लस Cl माइनस का रिएक्शन करवा देते हैं। अब ये बन जाएगा, क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। अब NaCl ये तो बन ही गया, ठीक है। अब NaCl जब ये बन गया, अब बोलेंगे इसका सर इसका अभिकारक उत्पाद क्या है। ध्यान देगा थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, Na है, ये हमारा क्या है, Na प्लस क्या लिखा गया है, Cl माइनस। इसको हम रिएक्शन करें तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, Na क्या बन गया, Cl बन गया। Na क्या बना, Cl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये नमक बन गया। लेकिन कब बना, जब ये दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन किए तब ना। देखिए लेकिन हमने कहा ये देखो इधर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और इसे जो ये बना है इसे उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। भैया जो बनेगा, जो पैदा होगा वही तो उत्पाद कहलाता है ना, ये अभिकारक कहलाता है, ठीक है। जब ये इसकी संख्या, अभिकारक की संख्या उत्पाद के बराबर हो जाएगी तो ऐसे, ये तो समीकरण है ना, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि अगर इससे ये बन रहा है तो इससे ये भी बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। कि आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ख क्या है, कह रहा है निम्न यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखेगा। आयुपेशी नाम मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया था, यानी कि बहुत ही बेटर ढंग से पढ़ाया था। देख लेते हैं आयुपेशी नाम क्या है। क्या कह रहा है, CH3 CH2 OH एंड क्या कह रहा है, OH3। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर क्या था, हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही श्रृंखला है, ज़्यादा चुनना नहीं। देखिए टाइम पास नहीं करना, जल्दी चलते हैं। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या नाम होता है, मेथ एथ प्रोप। ये प्रोप हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। देखिए संगत एल्केन क्या हो जाता है, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे प्रोपेन नहीं बनाना है, क्या हो गया, प्रोप। और क्या लिखा, OH समूह। या अब ये क्या है, ऑल समूह है। क्या है, ऑल समूह। तो प्रोपे, ध्यान दे, प्रोपे क्या हो जाएगा, देखा प्रोपेन रहेगा ये। ध्यान दीजिएगा, ये तो एल्केन समूह प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये आप देख लीजिएगा, सही है गलत है जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ये पहले नंबर ध्यान दीजिएगा, आगे आइए। कह रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम नंबरिंग करते हैं, किधर नंबरिंग करें, जिधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रियात्मक समूह पहले आता है। इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो तीसरे नंबर। इधर से गिनते 1 2 3 4 5, तो 5 है। 5 कार्बन नाम क्या होता है, पेंट। और 2 पेंट है तो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, इसलिए प्रोपेन बना था तो प्रोपेनॉल हो गया था। ये क्या है, इन है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पेंटीन। क्या बनेगा, पेंटीन। लेकिन कितने प्लेस पर है, 2, यानी कि 2 पेंटीन। क्या बन जाएगा, 2 पेंटीन। ये हाई स्कूल लेवल के लिए है, ठीक है। इतना ये इंटर लेवल के लिए नहीं है, नहीं तो इसको हम आगे मतलब बहुत सारी चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए ये आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। मेरे भरोसे नहीं रहेंगे, बिकॉज बच्चों इसको मैंने बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा दिया था। एक एक शब्द आप लोग खुद ही बता दे, तो अब बार बार हमको बताना पड़ेगा, नहीं ना। इसको कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। ध्यान दीजिएगा बच्चा, देखिए हमने बताया था ब्लीचिंग पाउडर यानी कि जो विरंजक चूर्ण होता है, धावन सोडा, खाने को सोडा, वो सबको भी हम देख लेंगे एक बार, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर बच्चों इंपॉर्टेंट है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को मैंने डिटेल से लिख दिया। ठीक है, ये देखिए पेपर में जो पूछेगा वो 7 नंबर का पूछेगा। ये कितने नंबर का पूछेगा, 7 नंबर का। तो हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है देखिए कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए हमने हेडिंग डाल दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जो सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अणु सूत्र जो होता है CaSO4 × 12H2O होता है। अणु भार कितना होता है, वह 136.134 होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अभी यहाँ पर ज़्यादा टाइम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपके पास टाइम भी नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, देखिए बनाने की विधि क्या है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। थोड़ा क्या कह रहा है, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, देखिए इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। कह रहा है को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिखा गया है। ठीक है, जो हम ये लिखे हैं, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हम लिख सकते थे जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हमारा जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसको क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर क्या कर देते हैं, गर्म कर देंगे, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2H2 था, देखो यहाँ पर हाफ निकल गया, ये देखो 3/2 यानी कि क्या है, 1.5, तो हाफ और 1.5 कितना, 2 हो जाएगा। तो कंप्रोमाइज हमारा क्या है, समीकरण सही है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसके भौतिक गुण के पास। किसके भौतिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो भौतिक गुण है ये देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण। चूर्ण यानी कि पाउडर होता है। कह रहा है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में क्या होता है, अविलेय, यानी कि जल में घुलता नहीं है। ठीक है, आइए रासायनिक गुण देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रासायनिक गुण क्या कह रहा है, कह रहा है कि रासायनिक गुण में देखो पहला नंबर लिखा गया है ऊष्मा का प्रभाव। क्या कह रहा है, ऊष्मा का प्रभाव। यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, किसको कह रहा है, यही देखो यहाँ पर जो लिखे तो भाई जिप्सम को। कह रहा है कि यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या निर्माण हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमको शो करके दिखा दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस के अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम्स नहीं, देखिए ज़्यादा हम लोगों को मैंने बताया बात नहीं करना है, समझाना है आप लोगों को। चलिए जल से क्रिया, अभी हमने क्या किया था, ऊष्मा का प्रभाव किया था, अब हम चलते हैं किसके पास, जल से क्रिया करते हैं। देखिए कह रहा है इसे जल से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है, इसे, ध्यान दीजिएगा, इसे जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। किसे, किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वही उसी का तो रासायनिक यानी कि उसी का चल रहा है ना। चलिए कह रहा है कि इसे जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा, देखिए ध्यान दीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 2H, ये हाफ H2 है, मैंने बताया था आधा जोड़ेंगे 2 होगा तभी तो ये निर्माण करेगा ना संतुलित, तो CaSO4 × क्या हो गया 2H2O। ठीक है, इसका निर्माण होता है। देखिए आगे आ जाओ, आगे क्या कर रहा है, उपयोग यानी कि यूजेस के बारे में जानेंगे। यूज क्या है, कह रहा है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। देखिए इसको हम ट्रिक के साथ इसका उपयोग याद कर सकते हैं। देखिए प्लास्टर, प्लास्टर का मतलब होता है प्लेस्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाथ पैर टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्लेस्टर लगवाते हैं ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, ध्यान देगा क्या उपयोग है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्या कह रहा है, इसका उपयोग सजावटी सामान यानी कि मूर्ति व खिलौने को निर्माण में किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो मूर्ति व खिलौने को निर्माण में किया जाता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, आगे आइए कह रहा है कि तीसरा नंबर, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका क्या किया जाता है, दंत चिकित्सा, यानी कि दांतों का जो चिकित्सा, यानी कि जो दांतों का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, सुनिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इस अग्नि, कह रहा है इसे अग्निरोधी, ध्यान दीजिएगा, इस लिखा गया ना, इसे कर देते हैं। ठीक है, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अग्निरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्या आपको कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा 7 नंबर क्या हो जाएगा क्लियर। जब हम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार कर लेंगे तो हमारा 7 नंबर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये नहीं आ रहा है, इसके प्लेस पर देखो एक और देता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखिए। देखिए किस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है कि ऑक्सीकरण, क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप लोग को ढूंढने में बहुत टाइम लगे इसलिए हमने पहले से लिख लिया। ठीक है, कह रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा आप सब। देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कह रहा है जब किसी अभिक्रिया में, क्या कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है तो तो ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है तो ऐसा अभिक्रिया, यानी कि जो ऐसी अभिक्रिया होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तभी संभव है जब ऑक्सीजन से वह क्रिया करेगा तब। चलिए देखिए ये इसी का टिप्पणी था, अगर इससे लिख लेंगे तो ये 7 में से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिएगा। अगर इसे लगा लेंगे यानी कि इसे हम बता देंगे तो 3 मिलेगा, 2 इसका मिलेगा, 3 इसका मिलेगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए आ जाओ हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है हाइड्रोकार्बन यौगिक। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी कि हाइड्रोजन तथा कार्बन, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया था, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन तथा कार्बन एक साथ जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, यौगिक। क्या का किस्म की दिक्कत भी है, जैसे उदाहरण में देखो CH4 CH2 S6 C2 H4 C6 S6 कुछ भी हो जाएगा, बस हाइड्रोजन और किसका, कार्बन जुड़े होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये उदाहरण हो गया। हमसे क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, उदाहरण, तो हमने बता दिया हाइड्रोजन तथा कार्बन जुड़े यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, उदाहरण दीजिए, तो हमने उदाहरण 3 2 5 नंबर कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या कह रहा है, अयस्क तथा कह रहे खनिज तथा अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भी लगा लेंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 3 5 2 7 अगर ये लगा देंगे तब। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए अयस्क खनिज कह रहा है पृथ्वी की भूपर पट्टी में, क्या कह रहा है, पृथ्वी की भूपर पट्टी, कहाँ पर, भूपर पट्टी, भू मतलब पृथ्वी, पट्टी मतलब उसके ऊपर, पृथ्वी यानी कि भाई खनिज है, खनिज का साबित ख मतलब खनना, निज मतलब निकालना, खन का निकालना। ठीक है, चलिए पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से, कौन से रूप से भैया, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। यह याद हो जाना चाहिए। जैसे NaCl CaCO3 आदि बहुत सारे निकलते हैं, कितना नाम लिखेंगे बस मैंने बताया, एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिएगा। अयस्क कह रहा है जिन खनिजों से धातु आसानी से, ध्यान दीजिएगा, अयस्क किसे कहते हैं, जिन खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि खनिजों से वहाँ पर जो अशुद्धि, हम जानते हैं जब खनिज निकालेंगे वहाँ पर उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। आपको मालूम है लोहा भी होगा, पीतल होगा, कंकड़ होगा, मिट्टी, बहुत सारे चीज़ होंगे ना, तो उसको उसका अलग अलग करके अलग अलग लिख देना ही क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। इसलिए देखो लिखा कि जिन मतलब उसको देखो जो लागत होता है वही कहलाता है। ठीक है, डजन मीटर। ठीक है, चलिए आइए उदाहरण क्या कर रहा है, बॉक्साइड हेमेटाइट। ठीक है, जैसे बॉक्साइड और हेमेटाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। 25 नंबर का आपको मालूम है आता है फिजिक्स और 20 नंबर का क्या आता है, केमिस्ट्री। ये 20 25 कितना हो गया, 45। अगर आप लोग का 1 2 क्वेश्चन गलती भी छूट जाएगा तब पर भी 45 में से कम 42 43 यानी कि 40 से कम तो लाना ही नहीं है। ठीक है, 40 नंबर ये हो गया। अभी आपका बायोलॉजी पूरा बचा हुआ है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी पूरा बचा हुआ है। देखिए हम क्या कह लेते हैं, देख लेते हैं बायोलॉजी में क्या कह रहा है। ठीक है, खंडगांव में राजा, मैंने आपको बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया था। तो बहुविकल्पी बताने से, टाइम पास करने से डजन मीटर, ये कोई दिक्कत मतलब टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्या कह रहा है, पुमंग एवं जयांग में अंतर लिखिए। देखिए मैं पुमंग और जयांग को बहुत बेटर ढंग से पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पुमंग, अब उसको मैंने इंग्लिश में बता, बोलेंगे सर क्या है। ठीक है, चलिए देखिए टाइम तो नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, देखिए पुमंग क्या कह रहा है, पुमंग पुष्प के नर जननांग होते हैं। जो पुमंग होता है यह पुष्प का क्या होता है, नर जननांग होता है। ठीक है, और जबकि जो जयांग होता है ये पुष्प के क्या होता है, मादा। क्या मैंने नहीं बताया था, ये मादा का जननांग है, ये किसका है, ये नर का है, ये मादा का है, मैंने बताया था ना। तो जो पुमंग होता है वो पुष्प का वो क्या नर का जननांग होता है, जो पुष्प होते हैं यानी कि फूल जो होता है, फूल के नर जननांग होते हैं, जबकि जयांग जो होता है वो मादा का जननांग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दुखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि जो दुखंडन है वो किसे, बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिएगा पहले हेडिंग डाल दिया दुखंडन। दुखंडन में क्या कह रहा है, इस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए
एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, देखिए सेम इसके जैसा ये भी है, बस ये क्या है, द्विखंडन। देखिए द्वि मतलब दो हो गया, ठीक है, द्वि मतलब दो, खंडन मतलब खंड। देखिए इसके दो खंड हो गए, इसका बहु, बहु मतलब बहुत, इसलिए देखिए इसको इस विधि में क्या बोलेंगे, इस विधि में एक कोश की जीव, देखो इसमें भी था एक कोश की जीव, लेकिन द्विखंडन इसलिए दो भागों में हुआ था, और ये क्या है, बहुखंडन है, तो इसका अनेक भाग होगा। तो इस विधि में एक कोश की जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है, तथा प्रत्येक भाग जो है वो एक नए जीव में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए कह रहा है मलेरिया परजीवी, उसमें क्या था, अमीबा था, इसमें क्या है, मलेरिया तथा परजीवी। ठीक है, चलिए देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है देखिए, ठीक है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, देखिए आप लोग, कह रहा है कि स्वपोषी, क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उसके उत्पादक क्या हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्वपोषी, देखिए स्व मतलब जानते हैं स्वयं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझाना नहीं है, देखना है हम लोग को। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कि जानते हैं आप स्वपोषी परपोषी किसे कहते हैं, जो जीव खुद का भोजन यानी कि स्वयं भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी, जो किसी दूसरे से कहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, यह स्वपोषी है। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं पेड़ पौधों में होता है, तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, करे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना ज़रूरी, आदि करे और भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, करे परिस्थितियों को होना ज़रूरी है। करे इसके उत्पादक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। किसके, जो स्वपोषी पोषण है इसके उत्पादक क्या होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत राजा नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 4 नंबर का। ठीक है, जीन आपको मालूम है ये आनुवंशिकता लेसन से है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 11वें नंबर क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, जो जीन है, कह रहा है जीन एक अनुवांशिक लक्षण होता है। जो जीन है वह क्या है, एक अनुवांशिक लक्षण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए देखिए इसको देखो, इम्प्लाइज डेट देखो कुछ बातें लिखा गया है। कह रहा है यह अनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है, जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। जो जीन होता है वो किस में उपस्थित होता है, गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। तो उम्मीद है जीन आपको समझ में आ गया है। बस जीन क्या है, जीन एक अनुवांशिक लक्षण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है भैया, चलिए देखिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, अगर ये नहीं आ रहा अथवा करके, कह रहा है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, कह रहे पौधे तथा जंतुओं दोनों के लिए। ठीक है, पौधों के लिए भी होना चाहिए और जंतुओं के लिए, आप देख लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पर तो दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक साइड मैंने लिख दिया अथवा, देखो ऊपर क्या लिखा, ये तो जीन का डिफिनेशन था। ठीक है, ये मैंने जीन कंप्लीट कर दिया। अब कह रहा है अगर जीन वाला नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, लैंगिक, मतलब लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखेंगे। तो देखिए अथवा करके हमने लिख रहे हैं। देखिए जो ये लैंगिक जनन है ये क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है राजा, ध्यान दीजिएगा। जो लैंगिक है, कह रहा है इसमें निषेचन की क्रिया होती है। आपको मालूम है जो लैंगिक है उसमें किसकी क्रिया होती है, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है अलैंगिक जनन, कह रहा है इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए कर, अब इसको ज़्यादा गहराई तक समझाना है नहीं क्योंकि हमको भी एग्जाम मेरे सामने है। कर रहा है लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। देखिए लैंगिक में 2 जीव भाग लेते हैं, यानी कि एक नर एक मादा, यानी कि एक मेल होता है और एक फीमेल लेते हैं। इसमें कह रहा है केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, इसमें नर मादा लेते हैं, इसमें केवल एक ही जीव लेते हैं। देखिए अगला नंबर, दूसरे नंबर क्या कर रहा है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। कह रहा है इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है, यानी कि इसमें भ्रूण का विकास होता है, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। देखिए मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके में समझा दिया। अगर इतना सरल अगर आपको अभी नहीं याद होगा तो आप क्या याद करेंगे, आपको खुद अपने आप से सोचिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या कह रहा है, क्या है भैया, इसमें युग्मक बनते हैं। कह रहा है इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसमें जनन दर धीमी होती है। किसमें, लैंगिक में जो जनन दर होता है वो क्या होता है, धीमी होता है, जबकि अलैंगिक में क्या होता है, तेजी से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है,
सुनिए एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क में देखो 2 दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, जो क था 11 को क में 2 दिया गया था, क और ख। क में देखो, क में 2 दिया गया है, एक पहला क्या है जीन, एक लैंगिक अलैंगिक था, और 2 में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, एक लिखना है। मैंने दोनों लिख दिया, हो सकता है कोई एक पूछ सकता है किसी एक प्लेस पर, ठीक है। अथवा क्या करें, ख वाले में देखिए वो तो अथवा वाला हो गया, 2 में से एक करना है। अब देखो ख दिया है, ख में 2 है। पहला, प्रकाश संश्लेषण के CO2 का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्या कर रहा है, कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों को, इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका 4 नंबर का है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के CO2 का क्या महत्व। और राजा मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा सर आप झूठ बोले, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से पक्का आएगा तो आएगा, प्रकाश संश्लेषण से पक्का आएगा तो आएगा, प्रकाश संश्लेषण से पक्का आएगा तो आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट में करिएगा कि सर आप झूठ बोले थे, प्रकाश संश्लेषण से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ये मेरी 100% गारंटी है यार कि आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, ध्यान देगा। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कह रहा है कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या राजा, इतना सरल नहीं याद होगा तो क्या पढ़ाई होगा, ठीक है। पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है इस विधि में, भैया ये 4 नंबर का है, डेफिनेशन हमारा कंप्लीट है। 2 नंबर 1 नंबर देता तो कंप्लीट, ये खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन भैया ये 4 नंबर का दिया है तो इसलिए हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के, किसके, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन, क्या भैया, अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि बनाते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत नहीं, सोचो अगर 2 नंबर 1 नंबर देता वहीं कंप्लीट हो जाता, लेकिन 4 दिया तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को मिला देंगे, प्रकाश और क्या है क्लोरोफिल, ये बच जाएगा, ग्लूकोज का अपना निर्माण कर लेता है। ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम है, C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए कह रहा है अगर ये नहीं आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण से सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर बाय द वे नहीं आ रहा है तो देखो अगला क्या दिया है, कायिक जनन किसे कहते हैं, या कायिक प्रवर्धन भी पूछता है तो हम देख लेंगे कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या लाभ होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि बिना बीज वाले पौधों में जनन की क्रिया कायिक जनन द्वारा होता है। ये कंप्लीट कह रहे हैं पौधों में कायिक अंग, कोई पूछेगा पौधों में कायिक अंग क्या है, तो जड़ होते हैं, तना होता है, पत्ती होता है, हाँ पत्ती में जनन कलिका द्वारा एक नया पौधा निकलता है, आपको मालूम है कली से ही तो पौधा निकलता है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, कायिक जनन में पौधों का लाभ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पूछा था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस विधि से क्या लाभ होता है कायिक जनन से, तो देख लेते हैं क्या लाभ है। पहला नंबर कह रहा है कि जिन पौधों में, क्या कह रहा है, जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनमें कायिक जनन द्वारा एक नए पौधे उगाए जाते हैं। यानी कि जिस पौधों में बीज यानी कि बिया नहीं बनता है उसमें कायिक जनन द्वारा ही पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे केला, अनानास, अंगूर। केला का बीज नहीं होता है, अनानास का भी बीज नहीं होता है, अंगूर का क्या बीज होता है कि अंगूर खाते हैं सीधा पेट में चला जाता है, कहाँ उसमें बीज होता है, ठीक है। आदि और भी होते हैं, तो ठीक है, जिसमें बीज नहीं होते उसको हम कायिक जनन द्वारा ही उसको क्या करते हैं, हम लोग पौधे को उगाते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, एक ही लक्षण के बहुत से पौधे बनते हैं। इसमें एक ही लक्षण के क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे बनते हैं, ये इसका यही लाभ है, ठीक है। आ जाइए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है 2 को दोनों, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो चाहे कायिक जनन हो, उसका लाभ हो। बहुत जबरदस्त समझा दिया मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया, चाहे जो भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 12वें नंबर पे क्या कह रहा है। इसमें भी देखो 7 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन दिया गया जिसमें से एक ही करना है, 2 क्वेश्चन दिया गया जिसमें से क्या करना है, एक ही करना होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां तथा बचाव का संक्षिप्त वर्णन करिए, अथवा वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है। पहले हम जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जनसंख्या विस्फोट, देखिए जनसंख्या विस्फोट अब लिखने के, देखिए ये जरूरी है, ये पक्का जनसंख्या विस्फोट आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण और जनसंख्या विस्फोट, ये राजा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आगे ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए जनसंख्या विस्फोट कह रहा है जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है लेकिन जन्म दर और जीवन वृद्धि होती है, तो इस सब के प्रभाव के कारण जनसंख्या बहुत तेजी से
वृद्धि होती है, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है यानी कि बढ़ता है। इस स्थिति को ही जनसंख्या क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। यानी कि कोई अगर देश है, अगर वहाँ पर मृत्यु दर यानी कि जो व्यक्ति हैं वो मतलब उनकी जो मृत्यु दर है उस कमी है, यानी कि मरने की संख्या क्या है, कम है, लेकिन यानी कि जितना मरत नहीं है उससे ज़्यादा जन्म यानी कि पैदा हो जाते हैं और बढ़त चला जाते हैं। तब राजा बताइए आप लोग, ज़्यादा मर भी नहीं रहे और ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं, तो जनसंख्या बढ़ेगा, यही बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कह रहा है इसी स्थिति को हम जनसंख्या क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। क्या आपको याद नहीं हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए, कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है हम देख लेते हैं। कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, देखिए राजा इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से देख लेते हैं। क्या कह रहा है भैया, सुनिए। कह रहा है कम आयु में विवाह होने से अधिक बच्चे पैदा होना। अगर कम आयु में विवाह होगा यानी कि विवाह मैरिज होगा तो राजा बच्चे जल्दी पैदा होंगे। अगर लेट करेंगे, अगर मान लो किसी के मैरिज 20 में हो गया तो मैक्सिमम 20 में, अगर उसके 20 साल में मैरिज हो गया, 20-21 साल में, तो 22, 23, 24 साल तो पक्का एक ठो निकाल ही देगा, पक्का एक ठो निकाल ही देगा। लेकिन अगर मान लो उसी का मैरिज अगर 25, 26, 27 करें तो 30 तक निकालेगा। सोचो जो 22, 23 निकालता है वो 26 यानी कि कितना 30 तक जाएगा और ये कितना 24 में निकाल देता है। अब आप सोच लो तब से वो 6 साल का डिफरेंस, तब से 4 ठो निकाल देगा, तो जनसंख्या वृद्धि होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए आगे आइए, क्या कह रहा है, देश में शिक्षा व्यवस्था की समस्या होना। क्या कह रहा है, देश में शिक्षा व्यवस्था की समस्या होना। अगर देश में जो लोग हैं अगर वो शिक्षित ही नहीं हैं तो गधा क्या करेंगे, तो ये अपने तो एक हैं वो 4 ठो पैदा करेंगे, ठीक है, ये तो नुकसानदायक होता है ना। अगर शिक्षित रहेंगे तो भैया हमारा जो अभियान चल रहा था, हमारे गवर्नमेंट जो निकाली थी, हम दो हमारे दो यानी कि वी टू आवर टू, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो गधे हैं जो अशिक्षित हो क्या कहते हैं, हमारे देखो सरकार जो है क्या कहती है, वी टू आवर टू यानी कि हम दो हमारे दो, और गधे क्या कहते हैं, हम दो हमारे गिन लो, यानी कि हम दो हमारे होने दो, कोई टेंशन नहीं होने दो। अरे गधा कहीं को हुआओगे, जितना बच्चे होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा ना। अगर आप ही अनुमानित कर लीजिए मेरे बच्चा कि अगर आपके पास एक बच्चा है, राइट है कि नहीं, अगर एक बच्चा है उसको 1000 रुपये में हम खूब चीज़ अच्छे से दिला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 4 लड़का है तो 1000 रुपये दिलाने में भारी पड़ जाता है कि नहीं। तो ये जनसंख्या विस्फोट का ये भी क्या है, कारण होता है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट का कारण यानी कि ये भी हानियाँ होता है। आगे देखो, कह रहा है कि देश में अज्ञानता व अशिक्षिता के कारण होता है। यानी कि देश में जब जो लोग रहते हैं यानी कि जो नागरिक हैं वो अशिक्षित है, अज्ञानित हैं कि ऐसे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, तो भैया ये तो होगा ही। चलिए आगे नंबर क्या करें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के समस्या होना। अगर ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल ज़्यादा होना चाहिए, कम रहेगा तो कम होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं रोगों एवं महामारी का नियंत्रण होना। ध्यान दीजिएगा, अगर ज़्यादा तादाद है तो कोई रोग फैल जाएगा या महामारी आ जाएगा तो उसका नियंत्रण करना बहुत संभव है। जैसे कोविड आया था यानी कि कोरोना आया था, कोविड-19, हमारी तादाद कितनी, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोगों को संभलने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। लेकिन जिस देश में क्या है, जैसे देखो इजराइल, उनकी तादाद क्या है, कम, सऊदी अरबिया उनकी आबादी क्या है, कम, उन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से कोविड को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा भोगा। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या है बच्चा, हमारा क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, तादाद भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग नियंत्रण करने की क्या भाई, आदमी ज़्यादा है, हॉस्पिटल कम है, तो भैया तो दिक्कत तो होगा ही। चलिए देखिए आगे, कह रहे हैं गरीबी एवं निम्न सामाजिक स्तर। याद करिएगा, ये जनसंख्या विस्फोट में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका निभाते हैं तो गरीब एवं निम्न सामाजिक होते हैं, सामाजिक स्तर। यानी कि जो गरीब होते हैं वो तो भैया अशिक्षित होते हैं, उनको तो मालूम होता नहीं है, ठीक है। तो वो और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निम्न सामाजिक, वो लोग क्या करते हैं, अपने संतति को पता करते हैं। यानी कि वो ऐसा अभियान नहीं करते हैं वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे आने दो, ठीक है, यानी कि होने दो। चलिए देखिए अगला, देखो क्या कह रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण। क्या कह रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण। कह रहे कम आयु में विवाह, मतलब नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है रोकना। जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण यानी कि नियंत्रण, यानी कैसे हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे रोक सकते हैं, कह रहा है कि कम आयु में विवाह न करना, जिससे बच्चे के जन्म दर में कमी आएगा। मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, 22 में करेंगे तो 25 तक तो लड़का तो पैदा ही कर ही देगा। अगर मान लो उसका विवाह अगर 26-27 में करो 30-32 तक जाएगा, जो 25 कर रहा था वो 32 जाएगा, 7 साल का डिफरेंस हुआ नहीं, 7 साल में तो 2 निकाल देगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं, आप समझ रहे हो ना। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, दूसरा, देश में शिक्षा की व्यवस्था को अत्यधिक जोर देना। यानी कि मैंने इसी का अपोजिट लिखा, यानी कि जो देश है, हमारा जो देश है उस देश में शिक्षा व्यवस्था क्या करना, अधिक करना। जब भैया लोग क्या रहेंगे, शिक्षित होंगे तो वो समझेंगे, जिसके कारण हमारी जनसंख्या विस्फोट में क्या होगी, नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। आगे नियंत्रण यानी कि रोक हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रण का मतलब रोक होता है, ये याद कर लीजिएगा। कह रहा है देश की बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त करना। अगर बेरोजगार नहीं रहेंगे तो भैया ये भी क्या है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। बेरोजगार रहेंगे तो भैया ये भी विस्फोट है। कह रहा है जनसंख्या के नियंत्रण, गरीबी एवं
निम्न सामाजिक स्तरों में सुधार करना। ठीक है, अगर जनसंख्या का नियंत्रण करना है तो गरीब एवं निम्न स्तर समाजों को क्या करना है, हमको अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, और भी आप अपने मन से पढ़ लेंगे, तो मैंने बताया सब कुछ अपने मन से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे, आगे देखिए क्या कह रहा है लास्ट जो है वाष्पोत्सर्जन देख लेते हैं। लास्ट क्या कह रहा था हम लोगों से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लास्ट ध्यान दीजिएगा राजा क्या कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन मैंने लिख दिया, कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों में, पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सोचो ये काम हो गया कि नहीं। लेकिन ये कितने नंबर, 7 नंबर का, इसे 7 नंबर थोड़ी दे देगा क्या, इसे ही 7 नंबर दे देगा। सॉरी देखिए क्या कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। सोचो अगर 2 नंबर का होता तो काम हो जाता है, लेकिन ये 7 नंबर का, क्या इतने में 7 नंबर देगा क्या, नहीं, हमको और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अर्थात क्या कहना चाह रहा है, वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप यानी कि पेड़ पौधे सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ता है। जल पौधों में, ध्यान दीजिए, जल पौधों में अस्थायी होता है। जल की, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, जल की पर्याप्त मात्रा वाष्प के रूप में पत्ती के निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से, रंध्र यानी कि छिद्रों के माध्यम से विकसित, ध्यान दीजिएगा क्या विकसित बोल सकते हैं या क्या लिखा है, निष्क्रित। ठीक है, हो जाते हैं। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई जल हानि के क्षतिपूर्ति जड़ से परिवहन द्वारा हुई नई आपूर्ति द्वारा होता है। वास्तव में पत्ती की कोशिकाओं से जल की वाष्पीय होने का कारण जो जल को जाइलम से खींचता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से पत्तियों तक ऊपर की ओर जल पहुंचाने में सहायक होता है। राजा अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो अब हम क्या करेंगे, इसको बुक में देख लेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है राजा, देखिएगा इतना जितना मैंने आपको दिया, अगर आप तैयारी करोगे तो मैंने देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि 80 से 85% आपका इसी में से हो जाएगा। जितना तो है अथवा करके लिखवाए हैं सब डन हो जाएगा मेरे बच्चा। ठीक है, अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो नुकसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, लापरवाही ना करिएगा, आज भर का और टाइमिंग है, ये सोचकर पढ़ाई करा करिएगा। सुबह हमको एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चा तैयारी करेगा। बोर्ड का मार्कशीट है जो बार नहीं बनेगा। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है, उम्मीद है आपको इतना चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।